नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 की और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। हम लोग यहाँ पर यूनिट 3.1 और 3.2 इन दोनों यूनिट को कवर करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है बौद्धिक अक्षमता, जिसको हम लोग बौद्धिक दिव्यांगता भी कहते हैं। इसी को हम लोग पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जानते थे, यानी कि मानसिक मंदता के नाम से भी जानते थे। इसके बारे में हम लोग 3.1 में चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे परिभाषा पूछ दे और हो सकता है इसके प्रकारों के बारे में आपसे पूछ दे। हो नहीं सकता है, मैं मान के चलो कि भैया पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता, जैसे हमने अभी कहा आपको कि मानसिक मंदता भी कहा जाता था, मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था। इसमें होता क्या है, इसमें भैया जो भी व्यक्ति होता है उसकी मानसिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता और उसका एडेप्टिव बिहेवियर यानी कि अनुकूली व्यवहार, अनुकूली व्यवहार, इन दोनों में जो सीमाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। सीमा का मतलब कमी देखने को मिलती है। जो भी मानसिक क्षमता होगी, बच्चे का आईक्यू, जिसको हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं, वो कम देखने को मिलेगा। बच्चे का एडेप्टिव बिहेवियर वो कम देखने को मिलेगा। हम जितने भी लोग एडेप्टिव बिहेवियर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हाँ ये भी बात है, मैं बता दूं भैया, नहीं तो आपको सर एडेप्टिव बिहेवियर आपने बता दिया, लेकिन कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें? आपके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी कि एडीएल, दैनिक जीवन से जुड़े हुए जितनी भी चीजें, बच्चे का सामाजिक कौशल, बच्चे का व्यवहारिक कौशल, बच्चे का स्वयं देखभाल, सेल्फ हेल्प स्किल, ठीक है, स्वयं देखभाल कौशल, बच्चे का कपड़ा पहनना, बच्चे का व्यवहार रूप से जो है व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना। तो इस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलता है बौद्धिक अक्षमता में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी मानसिक क्षमता, तो मानसिक क्षमता के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बच्चे का तर्क करना, बच्चे का सीखना, बच्चे का समस्या समाधान करना, इन सब चीजों को, बच्चे को निर्णय लेना, इन सब चीजों को बच्चा नहीं कर पाता या करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको समस्या होती है। तो ये आपको क्या देखने को मिलता है? आपका बौद्धिक दिव्यांगता देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में कमी का होना, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें वह सामान्य रूप से रोजमर्रा के जीवन में कुछ कार्यों को करने में कठिनाई महसूस करता है। इसे हम लोग पहले मानसिक मंदता भी कहते थे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक करके बता दीजिए हाँ सर समझ में आ गया। अभी हमने आईक्यू की बात की और इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, ऐसे लिख लेते हैं, MA, जिसको हम लोग मानसिक आयु या कैसे मेंटल एज ऐसे लिखते हैं, मानसिक आयु बटे में CA, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, इसी को हम लोग वास्तविक आयु कहते हैं, वास्तविक आयु, और गुणे में 100। ये होता है आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100, ये होता है भैया आईक्यू का फॉर्मूला। इसको भी याद रखिएगा और अच्छे से करिएगा। अब अगर हम लोग परिभाषाओं की बात कर लेते हैं तो परिभाषाओं में आप देखेंगे, कहेंगे भैया कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक विकास
सामान्य से कम होता है। सामान्य से कम तो व्यक्ति में सोचने, सीखने, समस्याओं को समझने, इनकी क्षमता जो होती है उसमें कमी होती है। आमतौर पर इसका निदान जो है आप 18 वर्ष के पहले कर सकते हैं। कुछ चीजों को आप बेहतर बच्चों की कर सकते हैं। और बौद्धिक अक्षमता की बात कर लें हम यहाँ पर भैया, बौद्धिक क्षमता की बात कर लें, अक्षमता क्या, क्षमता की बात कर लें, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात कर लें, तो कहेंगे भैया इसका मतलब है कि बच्चा आराम से सभी चीजों को सीख ले, समझ ले, तर्क करने। वो बच्चा कौन होता है? जिसके पास एबिलिटी होती है, जिसके पास समझने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, नए ज्ञान को हासिल करने की क्षमता होती है। तो वो बच्चे कौन? बौद्धिक क्षमता वाले कहलाते हैं, ना कि अक्षमता। ठीक है। परिभाषा की बात कर लें अगर, तो कहेंगे बौद्धिक क्षमता वह समग्र योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचता है, तर्क करता है और अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? बौद्धिक क्षमता कहते हैं। एबिलिटी की बात कर रहा हूं भैया, डिसेबिलिटी की नहीं, एबिलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है। आरपीडब्ल्यूडी ने बौद्धिक अक्षमता के बारे में क्या कहा? ठीक है। बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में क्या कहा, इसके बारे में बात कर लो। क्षमता भी बता दी, अक्षमता भी बता रहा हूं। ठीक है। बौद्धिक अक्षमता को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जिसमें किसी व्यक्ति का सामान्य बौद्धिक कार्य में गंभीर कमी होती है। इसका असर व्यक्ति के समाज में सामान्य गतिविधियों को करने की क्षमता पर पड़ता है। व्यक्ति सोचने में समस्या दिखाता है, समझने में समस्या दिखाता है, सीखने में, रोजमर्रा के कार्यों को करने में कठिनाई करता है। तो इन सब चीजों को व्यक्ति कर रहा होता है। ठीक है भैया। आगे बात कर लेते हैं इसके कारणों की। तो अगर कोई व्यक्ति जेनेटिक रूप से जो कॉजेज होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, फंजाइल एक्स सिंड्रोम हुआ, या आप कह दो कि जो चीजें हमें क्रोमोसोम से मिल रही हैं, तो वो कारण भी आपको देखने को मिलते हैं जेनेटिकली। जन्म से पूर्व के कारण आप लोगों ने 1.4 में जो है दिव्यांगता के कारणों को पढ़ा था। तो जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण, ऐसे कारण आप लोगों ने पढ़े। तो जन्म के पूर्व अगर माता को किसी प्रकार का कुपोषण है, शराब या नशीली पदार्थों का सेवन माता कर रही है, बीड़ी सिगरेट पी रही है, कोई ऐसा रेडिएशन का प्रभाव पड़ गया है, तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। जन्म के समय क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, तो दिक्कत आ जाती है। गर्भावस्था के समय भी अगर मान लो माता ने जो है इन सब चीजों का सेवन किया, माता में जो है ब्लड की कमी हुई, या कह सकते हैं आयरन की कमी हुई, तब भी बच्चे में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी प्रकार से सिर में चोट लग गई तब भी समस्या हो सकती है। कुपोषण है तब भी समस्या हो सकती है। जन्म के बाद की बात भी करोगे तो जन्म के बाद भी अगर मान लो बच्चे को दिमागी बुखार आ गया, मस्तिष्क पे गंभीर चोट लग गई, कुपोषण हो गया, लेड की विषाक्तता ज्यादा हो गई, तब भी समस्या आ सकती है। रोकथाम आप क्या करोगे? रोकथाम भैया 3 तरीकों से की जाती है, मैं यहां पर आपको बताता हुआ चलूं। एक आपका प्राथमिक रोकथाम होता है, प्राथमिक रोकथाम होता है। एक आपका आप कह सकते हो माध्यमिक या सेकेंडरी या द्वितीय कह सकते हो, तो यहां पर हम लोग माध्यमिक लिख लेते हैं, या सेकेंडरी इंग्लिश में बोलोगे। और एक आपका तृतीयक होता है, टर्सरी होता है। तो प्राथमिक रोकथाम में वो सारी चीजें आती हैं जहां पर जन्म से पहले ही चीजों को बचाव कर लिया जाए, जेनेटिक काउंसलिंग करा ली जाए, उचित रूप से माता को जो है टीके वगैरह जो भी हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाए, माता का ध्यान अच्छा रखा जाए, संतुलित आहार दिया जाए, तो वो प्राथमिक रोकथाम में आता है। द्वितीयक रोकथाम में क्या आता है? जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे की जांच करो, समय पर उसका इलाज करो। और जब बच्चा छोटा होता है तो भैया जितनी जल्दी आप बच्चे की स्क्रीनिंग कर लोगे उतनी जल्दी आप बच्चे पर काम करना शुरू कर दो। अब अगर तृतीयक रोकथाम की बात कर लें
तो आपने नाम सुना होगा पुनर्वास का, तो ये तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण का, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको बोलोगे, वो भी आपका तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज, शिक्षा भी जो है आपके तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत आएगी। तो ये टर्सरी होता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीन जो होते हैं रोकथाम के उपाय होते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, तो हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। ठीक है, शिक्षा के आधार पर भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा के आधार पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन, तो 3 प्रकार आपके शिक्षा के आधार पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि IQ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहेंगे अगर 50 से 70 के बीच में बच्चा IQ वाला है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं, सामान्य छात्रों के साथ में समय दे सकते हैं और बच्चे का समर्थन कर सकते हैं। जो माइल्ड लेवल का होगा, मृदु जिसको आप कह सकते हो, कम, ठीक है, यह व्यक्ति हल्की बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित होता है। ठीक है, और सामान्य बच्चा, अगर सामान्य की बात करें जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग कहेंगे 90 से 110 के बीच में जो IQ रहेगा वो सामान्य बच्चे का रहेगा। ठीक है, 90 से 110 के बीच में जो IQ रहेगा वो सामान्य बच्चे का रहेगा। अगर हम कहेंगे 89 से लेकर के और आपका 71 तक, ठीक है, तो ये रहेगा बॉर्डर लाइन का, ये रहेगा बॉर्डर लाइन का, और माइल्ड हो जाएगा 50 से 70 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर बात कर लेता है भाई, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होगी, तो हम कहेंगे भैया इन व्यक्तियों को रोजमर्रा के जीवन में मदद की आवश्यकता होती है, कुछ सीमित शैक्षिक कौशल ये सीख सकते हैं। इनका IQ कितना होता है, 35 से 50 के बीच में होता है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त होते हैं, जिनको ADL की एक्टिविटीज भी जो है नहीं कर पाते, उनको सिखाने की आवश्यकता होती है, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। प्रोफाउंड की जब भी बात करेंगे तो भैया ऐसे बच्चों को जीवन भर देखभाल की आवश्यकता होती है, जीवन भर इनको किसी ना किसी सहायता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं आपके कहे जाएंगे प्रोफाउंड वाले, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन वाले, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले। शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जब IQ कम होगा तो बच्चा धीमे सीखेगा। ऐसे बच्चों को हम जो है ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा अच्छे से सिखा सकते हैं, ऑडियो के द्वारा, विजुअल के द्वारा, मान लो चार्ट के द्वारा हुआ, मॉडल के द्वारा हुआ, इन सब का प्रयोग करके हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे के लिए हम लोग सरल चीजों का उपयोग कर सकते हैं, और बच्चे को हम लोग टास्क एनालिसिस करके किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे भागों में बांट करके अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। धीमी गति से शिक्षण होगा, छात्र के अनुकूल चीजें होंगी। ठीक है भैया, विशेष शिक्षण विधियां उनके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली तैयार की जाएगी, उनकी जरूरतों के अनुसार तैयार की जाएगी। शिक्षा, समावेशी शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा, मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ा जाएगा ताकि वो समाज में बेहतर रूप से काम कर सके। इनका आप प्रबंधन कर सकते हो, बच्चे को आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हो, जिससे कि बच्चे की रोजमर्रा की जो जिंदगी हो वो बेहतर हो जाए। बच्चे के लिए आप स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दिला सकते हो, बच्चे का संवाद करने का कौशल अच्छा हो जाए। बच्चे को आप व्यवहारिक चिकित्सा दे सकते हो। परिवार का समर्थन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और विशेष स्कूल में बच्चे को ले जा सकते हो पढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ठीक है भैया, ऐसे बच्चे को आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे दो, जैसे कि सिलाई हुआ, बागवानी हुआ, मोमबत्ती हुआ, जिससे कि बच्चे आत्मनिर्भर बन जाएं। इन सब चीजों को आप सिखा दो, जो उसके अंदर सीखने की क्षमता हो उसको आप सिखा दो, और हमेशा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का प्रयोग करो, जिससे कि बच्चे का व्यवहार जो है वो अच्छा हो जाए, बिहेवियर मैनेजमेंट आप करो उसका। इसी के साथ में हम लोग यूनिट 3.2 की चर्चा करने वाले हैं। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, यानी कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता की। विशिष्ट अधिगम अक्षमता से भी कभी पूछ लेगा डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे कह देगा कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को परिभाषित करो। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, कभी कभी कारण भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इस 3.2 में इस पर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग
विशिष्ट अधिगम अक्षमता, तो कहेंगे ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। यहां पर बच्चा सीखने में कठिनाई दिखाएगा, भाषा, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन जो बच्चे का आईक्यू होगा वो बिल्कुल सामान्य होगा। सामान्य होगा या सामान्य से ज्यादा भी हो सकता है। बुद्धि लब्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बुद्धि लब्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा होगा, तो आप कह सकते हो ये आपका आनुवांशिक भी हो सकता है। ये आपका आनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार में किसी को पढ़ने लिखने में समस्या थी तो संभावना बढ़ती है कि बच्चे में भी वो समस्या बढ़े। ठीक है, ये आपके दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, एक है अधिगम और एक है अक्षमता। अधिगम का मतलब यह आशय है सीखने से, और अक्षमता का तात्पर्य है क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से। क्षमता के अभाव से या क्षमता की अनुपस्थिति से। अक्षमता का मतलब यह है कि जो भी क्षमता थी वो कम है, उसकी उपस्थिति नहीं है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिक अक्षमता का तात्पर्य सीखने क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे के सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। ठीक है भैया, इसको सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा सबसे पहले पहचाना गया था। अब हम बात कर लेते हैं सीधे आपकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है? यह एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को विशेष रूप से पढ़ाई लिखाई गणित या अन्य शैक्षिक कार्यों में कठिनाई होती है, जबकि उसका सामान्य बौद्धिक क्षमता प्रभावित नहीं होती, यानी कि उसकी जो आईक्यू होता है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। इसके अंतर्गत डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ऐसे चीजें आती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके कारणों की। कारणों में हम बात करेंगे, सबसे पहले अभी हम लोग बात करके आए हैं आनुवांशिक, ये भी कारण होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसी भी बच्चे का मस्तिष्क की संरचना, इंग्लिश में बात करें तो ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग को जो है वो धीमा कर देता है। ठीक है, कोई भी पर्यावरण कारण हो सकता है, जन्म के समय वजन का कम होना, बच्चे में किसी बीमारी का होना, ऐसी चीजें हो सकती है। कोई भी संक्रमण हो सकता है, जन्म के समय कोई समस्या हो सकती है, रोग चोट इंजरी के कारण हो सकता है, और पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें रोकथाम क्या होगा? तो रोकथाम के लिए आप बच्चे को कह सकते हो कि गर्भावस्था के दौरान माँ की देखभाल अच्छे से करो, सही पोषण, टीकाकरण, चिकित्सा की सलाह रखो, सिर पर चोट से बचाओ। ठीक है, समय पर बच्चों का निदान करो, हस्तक्षेप करो, समय समय पर बच्चों का चिकित्सा देते रहो, शिक्षण सहायता करते रहो। एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, बीएड आईडीडी वाले बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं, और उन पीडीएफ में आपको लगभग 3 वर्षों के इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको वहां पर रखा गया है। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 299 रुपए का पेमेंट करना होगा। ऐसे ही आईडीडी वालों के लिए भी बनाया गया है सेम, और सेम जो है एचआई वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इसको तैयार किया गया है। फर्स्ट ईयर में एचआई के हिसाब से, और आपके आईडीडी के हिसाब से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ केवल और केवल आपको हिंदी लैंग्वेज में ही मिलने वाली चाहिए, तो भैया 9118182056 पर आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं सर हमको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसमें लगभग 3 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं पिछले 3 वर्षों के, उनको यहाँ पर रखा गया है, जो आपके 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे।
जिसको भी लेना है वो ले सकता है। आगे बात कर लेते हैं इसके प्रकारों की। तो प्रकारों को हम इतना पढ़ने से अच्छा है कि जो है हम लोग एक ही जगह पर देख लेते हैं सारे के सारे प्रकार। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग बात कर लें तो कहेंगे डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। जब डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं ये आपके रीडिंग से संबंधित होता है, आपके पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, आपकी रीडिंग से संबंधित होता है। यहां पर बच्चा क्या करता है, शब्दों को उल्टा पढ़ देता है, शब्दों में भ्रमित हो जाता है। मान लो अगर SAW लिखा हो सा, तो हो सकता है बच्चा वॉज पढ़ दे। ठीक है, ऐसे बच्चा जो है अक्षरों को पहचानने में भ्रमित हो जाता है। अक्षरों को हो सकता है 9 लिखा हो तो बच्चा 6 बता दे, हो सकता है D लिखा हो तो बच्चा जो है B बता दे। तो ऐसे जो है बच्चा जो है पहचानने में समस्या करता है। रीडिंग जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। दूसरा आपका आता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया आता है। दूसरा क्या आता है? डिस्ग्राफिया आता है। डिस्ग्राफिया की जब भी हम लोग बात करते हैं तो राइटिंग से संबंधित, लेखन से संबंधित जो भी आपकी अक्षमता होती है वो आपकी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। जैसे बहुत खराब राइटिंग होना, बहुत खराब लेखनी होना, सही आकार में ना लिख पाना, लिखते समय बहुत गलतियां करना, तो ये आता है आपका डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कैलकुलेशन यानी कि मैथ यानी कि गणित से संबंधित कोई भी समस्या, गणित के अक्षरों को पहचानना, गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग को ना कर पाना, प्लस माइनस को ना सही से कर पाना। ठीक है, तो ऐसी समस्या आपको डिसकैलकुलिया में देखने को मिलती है। इसको थोड़ा हम लोग साफ कर लेते हैं, रब कर लेते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चौथे की। तो हम उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया। और इन चारों को ही हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका कैसा होता है? ये आपका मोटर संबंधी कौशल होता है, जहां पर शरीर का समन्वय सही से नहीं बच्चा बना पाता, पेन को सही से नहीं पकड़ पाता, किसी बार बार बच्चा गिरता रहता है। यानी कि उसके फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गामक और ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूल गामक कौशलों से संबंधित चीजें जो होती हैं वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आती हैं। यही यहां पर था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने शैक्षिक प्रभाव पर। ठीक है, देखो भाई, ऐसे बच्चे जिनको लिखने में समस्या है तो हम बच्चों को एकोमोडेशन दे दें। आपको पता है एकोमोडेशन जब हम बच्चे की करते हैं तो बच्चे को हम क्या करते हैं? समय ज्यादा दे देते हैं, अतिरिक्त समय दे दो, ज्यादा समय दे दो। अगर बच्चा मान लो गणित का उपयोग नहीं अच्छे से कर पा रहा है तो कैलकुलेटर दे दो कि भाई जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो। बच्चे को हम लोग मल्टी सेंसरी अप्रोच से, बहुसंवेदी अप्रोच से पढ़ाएं। बच्चे को दिखा कर, बच्चे को सुना कर, बच्चे को छुआ कर, ऐसी चीजों को कराओ। बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हो? कोई व्यक्तिगत आवश्यकता वाली जो अटेंशन है वो आप बच्चे को दे सकते हो। बच्चे के लिए आप स्पेशल एजुकेशन के जो भी मटेरियल हैं वो दे सकते हो। बच्चे को आप इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, रणनीतियों की बात करते हैं, तो कहेंगे भाई सबसे पहले बच्चे को अगर आप पहचान लिए अगर आपने उतना ही जल्दी अगर आपने उसका परिणाम निकाल लिया तो भैया बच्चे को आप बेहतर बना सकते हो। इसके लिए माता पिता और शिक्षक को भी जागरूक होना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा में बच्चे को ले जाओ तो बच्चे के लिए क्या बनाओ? IEP बनाओ, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाओ। और ऐसे बच्चों को की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बेहतर करो। बच्चे के लिए बिहेवियर थेरेपी का यूज करो, बच्चे के लिए स्पीच लैंग्वेज चीजों का यूज करो और माता पिता का सहयोग भी करते रहो। माता पिता का सहयोग और शिक्षक का सहयोग भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3.1
और 3.2 इस वीडियो में समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटिज्म 3.3 से लेकर के और 3.5 तक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा उतनी जल्दी आपकी दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।